History tells us that powerful people come from powerful places. History was wrong. Powerful people make places powerful. आज एक सक्सेसफुल फिल्म स्टार बनने के लिए जो स्टार्टर पैक होती है ना, उसमें होती है कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे कि किसी सुपरस्टार या किसी बड़े पर्सनैलिटी के घर में मुंह में सोने का लेकर और चांदी के पालने में पैदा होना, जो कि प्रोड्यूसर के यहाँ एक फोन घुमा दे और प्रोड्यूसर जी मालिक करते हुए सीधा घर आ जाए। एक स्ट्रॉन्ग पीआर टीम को गली के कुकुर की तरह पीछे लगा देना, जो आपके हगने मूतने से लेकर आपके छोटे छोटे एक्सप्रेशन रिएक्शन को आपको लिख के दे। रोज मीडिया में आपके गुणगान करने वाले 100-150 आर्टिकल छपवाना, ऑडियंस की रील्स और शॉर्ट्स फीड्स की मैया पोत देना। मतलब एक ऐसा एनवायरनमेंट बना के ऑडियंस को मैनिपुलेट करना है कि वो बिलीव कर ले कि हाँ भाई, इस स्टार के मोड़ा मोड़ी मेरा मतलब बेटा या बेटी ने जितने स्ट्रगल किए है ना, ही और सी डिजर्व्स टू बी एन एक्टर। ये फंस गया। लेकिन फिर आते हैं कुछ ऐसे मोटिवर लोग जो ना सिर्फ अपना और अपनी फैमिली का बल्कि अपनी पूरी इंडस्ट्री और पूरी कंट्री को प्राउड फील कराते हैं। और आज हम वैसे एक स्टार के बारे में थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं, जिनके पापा BMTC की बसेस चलाते थे और जब 12 पास करे घर से वो बंदा निकला तो उसके सामने एक ही शर्त रखी गई, अगर तू वापस लौटा तो अपने फिल्मी कीड़े को मार कर ही वापस आना। 300 रुपए लेकर घर से निकला एक आम लड़का जिसे आज कहते हैं मैस्कुलिनिटी की पहचान, जिसकी फिल्म के सामने सीधा झुक जाते हैं सुपरस्टार्स लाइक शाहरुख खान, सिनेमा माफिया जैसे भेड़ियों के बीच जिसने खुद बनाई अपनी पहचान। हम बात कर रहे हैं द वन एंड ओनली रॉकी भाईजान। आप ही बताओ कि कन्नड़ा इंडस्ट्री को KGF से पहले कितने ही लोग जानते थे, और यश को नॉर्थ तो छोड़ो, साउथ में भी सैंडलवुड के अलावा कोई नहीं जानता था। लेकिन KGF फ्रेंचाइज से पूरी इंडिया की ऑडियंस के दिलों में प्लॉट रजिस्ट्री करा चुके रॉकिंग स्टार यश की पिछले 3 साल में कोई और फिल्म नहीं आई। उससे भी बड़ी बात यह है कि जहां एक्टर्स की अगर 1 साल में कोई फिल्म ना आए तो वो इररिलेवेंट होने लगते हैं, भाई प्रोड्यूसर्स का फोन उठाना तक बंद हो जाता है। वहीं यश की 3 साल से कोई भी एक फिल्म ना आने के बाद उनकी किसी भी फिल्म की छोटी से अनाउंसमेंट और यूट्यूब पे वीडियो की बाढ़ आ जाती है, हर जगह उसी की बात होने लगती है। प्रभास को भी बाहुबली के बाद ट्रोलिंग और हेट का सामना करना पड़ता है, उनकी करियर की गाड़ी पे भी फ्लॉप के झटकों से डेंट आ चुकी होती है। लेकिन जब एक एक्ट्रेस यश की इंसल्ट करने की कोशिश करती है तो उसे इंडस्ट्री से बैन कर दिया जाता है। यश के अनब्रेकेबल स्टारडम को डिकोड करने के अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि यश की अपकमिंग लाइनअप्स प्रभास, सलमान खान, आमिर सार्के से बड़ी होने वाली है या फिर उनकी अपकमिंग लाइनअप्स KGF जैसी एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं कर पाने वाली है। तो वर्ल्ड इज माय टेरिटरी कहने वाले रॉकी भाव की अपकमिंग फिल्मों और उनके टाइटेनियम से बनी अनब्रेकेबल स्टारडम को करते हैं डिकोड। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि बॉक्स ऑफिस पे जल्द होने वाला है यश की फिल्मों का विस्फोट। फिल्म इंडस्ट्री में बिना किसी नेपो किड वाली स्टार्टर पैक, गॉडफादर की सेफ्टी बेल्ट के बावजूद इंडियन सिनेमा के CEO के बेताज बादशाह का ख्वाब शायद यश ने सपनों में भी नहीं देखा हो, जो अपनी इंडस्ट्री की सबसे ज्यादा 1250 करोड़ के कलेक्शन करने वाली एक पैन इंडिया फिल्म देगा। क्योंकि एक टाइम ऐसा भी होता है जब यश के पास 2 टाइम का ढंग का खाना और सिर के ऊपर छत भी नहीं होती। I went there, I stayed in a bus stand for a whole night. The place where, because there I had to decide whether to go home or to stay. So इस वीडियो को भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट द इंडिस्ट्रिक्टेबल स्टारडम ऑफ यश एंड सेकंड हिज अपकमिंग लाइनअप्स। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यश ने इस तरह की अनब्रेकेबल स्टारडम क्रिएट कैसे की। तो 16th ईयर की एज में ही फिल्म इंडस्ट्री में सीधा हीरो बनने के लिए 300 रुपए जेब में लेकर निकले यश। जब बेंगलुरु पहुंचे तो पहुंचते उन्हें भी डर लगा, लेकिन लाइफ में प्लान B का कोई ऑप्शन तो था नहीं, क्योंकि पेरेंट्स ने बोल रखा था कि अगर वापस आना हो तो अपना फिल्मी भूत बाहर छोड़ के ही आना, क्योंकि उनके पेरेंट्स को लगा था कि बच्चा है 1 हफ्ते में वापस आ जाएगा। Okay, जाओ, but if you come back, we will never let you go again to mine. They thought I'll come back, but I didn't. और आपको तो पता ही होगा कि चाय बेचने वाले लोग बड़े खतरनाक होते हैं, कब क्या कर देते हैं किसी को पता ही नहीं होता। तो यश भी कहाँ मानने वाले थे, तो इन्होंने बैक स्टेज में सबसे पहले चाय पानी पहुंचाने से ही अपने करियर की स्टार्ट की। इसके अलावा डिलीवरी बॉय का भी काम किया। छोटे मोटे काम करने के बाद जब उन्हें एज असिस्टेंट डायरेक्टर काम करने का मौका मिला तो पैसे ना होने की वजह से प्रोड्यूसर्स ने बैकआउट कर लिया और हो गया फिल्म का पैकअप। और यश को काम करने के बाद भी 1 भी रुपए नहीं मिले। इस संघाली में यश ने बस स्टैंड पर भी रात गुजारी। फिर भी उन्होंने एज अ बैकअप एक्टर, डांसर, सिनेमा के इर्द गिर्द होने वाले काफी सारे काम किए और इसी टाइम इन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री भी ली। और साल 2005 में पहली बार इन्हें टीवी में आने का मौका मिला टेली सीरियल नंदा गोकुला से। इसके अलावा इन्होंने TN सीताराम जैसी सीरियल भी की और इसी जगह इन्हें अपनी फ्यूचर वाइफ राधिका पंडित भी मिली। आगे चलकर 2016 में सेक्रेटली दे गॉट मैरिड इन गोवा। मतलब यश की लाइफ जर्नी सुशांत सिंह राजपूत से काफी सिमिलर है, जहां दोनों ने ही टीवी सीरियल से स्टार्ट किया, फिर फिल्मों में गए। इवन दे गॉट देयर फर्स्ट लव ऑन द सेट ऑफ टीवी सीरियल एज वेल, बट अनफॉर्चुनेटली SSR यश की तरह सर्वाइव नहीं कर
कर पाए। यस एक ऐसे सुपरस्टार बने जिसका ना कोई गॉड फादर था, ना ही किसी ने उन्हें लॉन्च किया था। इवन जब टीवी सीरियल के टाइम पर उन्हें 7 फिल्में ऑफर हुई तो उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ने की डिमांड कर दी, जो बात मेकर्स को बिल्कुल ही पसंद नहीं आई। उन्होंने सोचा कि एक नया एक्टर होकर इतना एटीट्यूड, मतलब इसे स्क्रिप्ट जाननी है, पता करना है कि इसे कौन सा रोल ऑफर हो रहा है, और इवेंचुअली इसी रीजन से इन्हें इन सारी फिल्मों से हाथ धोना पड़ा। लेकिन भाई अगर आपके अंदर जज्बा हो और एक क्लियर गोल हो तो लोग पहाड़ तोड़ के भी रास्ता बना ही लेते हैं। तो 2007 में यश को फिल्म मिली जमदगा हुडुंगी। इतने सालों के इंतजार की वजह से इस छोटे से रोल में उन्होंने जो जान फूका कि इस फिल्म के लिए इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड भी मिला। इसके बाद 2007 से 2010 तक यश ने मोगिन्ना मनोसू, कल्लारे संते, गोकुला, थमासु मॉडल आसला और रॉकी जैसी फिल्में की। और मोगिन्ना मनोसू में इन्होंने अपनी फ्यूचर वाइफ राधिका पंडित के साथ भी काम किया। सिर्फ 3 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 17 करोड़ का मैसिव कलेक्शन करती है। और यश की इस दूसरी फिल्म से उन्हें कन्नड़ा इंडस्ट्री में थोड़ी पहचान मिलने लगती है। वैसे तो 2008 में पहली बार यश को लीड रोल मिलता है फिल्म रॉकी में, लेकिन 5 करोड़ की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धड़ासाई हो जाती है। लेकिन यश को एक नया नाम मिलता है इसी फिल्म से, एज रॉकी भाई। सो आई एम ग्लैड दैट मुझे ओवरनाइट सक्सेस नहीं मिला और मेरा लॉन्च नहीं हुआ। उसको एक एक स्टेप करके हमें हासिल करना पड़ा, तो उससे हमें उसका वैल्यू रहता है, पता चलता है। और वो स्ट्रगल है ना, बहुत सिखाती है। सक्सेस कुछ नहीं सिखाता है जिंदगी में। सक्सेस में तो सब आपको चढ़ाते हैं और सब अच्छा लगता है, सब कुछ अच्छा लगता है दुनिया। 2009 में अगेन इन्होंने कल्लारा सांते जैसी फिल्म से कमबैक किया। 4 करोड़ की बजट वाली इस फिल्म ने 1 करोड़ का कलेक्शन किया। वेल अगर मैं आपसे पूछूं कि रॉकी भाई का ख्याल आते ही आपके दिमाग में क्या आता होगा? स्वैग, बियर्ड, फाड़ू एक्शन एंड नो डाउट सलाम रॉकी भाई वाला गाना। लेकिन यस इतने हम्बल हैं और इनका सेंस ऑफ ह्यूमर इतना अच्छा है कि जब मीडिया ने इनसे कांतारा से रिलेटेड टेढ़े मेढ़े सवाल पूछे तो उन्होंने जो कहा दैट वाज टोटली अनएक्सपेक्टेड। This seems to be the year of the Kannada film, because even as we speak, Kantara, your new film is not your film, but a Kannada film is making waves. High praise, and again a low budget film that's making a lot of money. What is it in Bangalore? Say Bengaluru's, it seems to be Namma Karnataka is the buzzword at the moment. Sir, it's also my film, sir. You said it's not my film, but it's my film also. ऐसे ही एक बार मीडिया ने और इन्हें फंसाने की कोशिश की। एसआरके की 0 केजीएफ से टकराकर बॉक्स ऑफिस के रिपोर्ट कार्ड पे 0 ले गई। जब मीडिया ने यस को उकसाते हुए पूछा कि अब तो आपने एसआरके जैसे सुपरस्टार को भी बीट कर दिया है, उन्हें भी ओवरटेक कर दिया है। यस ने उस पर ऐसा जवाब दिया कि पूरी कंट्रोवर्सी स्टार्ट होने से पहले ही खत्म हो गई। Anybody can come and anybody can overtake anybody. So every Friday is a new thing, and I can't say I've overtaken anybody. Shah Rukh is a wonderful actor, and I'm a big fan of Shah Rukh Khan. It's just that the film is different, and film would have done well. So I can't say that I have overtaken him. He is King Khan, and he will be King Khan. 2011 से 2015 तक यस की राजधानी, किरातका, लकी, जानू, गुगली, राजा होली, मिस्टर एंड मिसेस रामाचारी जैसी काफी सारी फिल्में आई, जिसमें से जानू, गज केसरी, गुगली, मिस्टर एंड मिसेस रामाचारी मास्टरपीस फिल्में रही और इन्हें हिंदी में भी डब किया गया। ये सारी ही फिल्में हिट या सुपरहिट साबित हुई। 2014-15 तक यस कन्नड़ा इंडस्ट्री के सुपरस्टार बन गए। मतलब किसी ने सोचा नहीं था कि एक चाय पानी पहुंचाने वाला लड़का एक दिन इतना बड़ा सुपरस्टार बनेगा। और इवन इस टाइम तक भी यस के पापा बीएमटीसी की बस चलाया करते थे। यस ने अपने एक इंटरव्यू में खुद बताया कि आज अगर वो इतने डिसिप्लिन्ड और हार्ड वर्किंग है तो इसके पीछे पूरा क्रेडिट उनके पापा को जाता है। When I see my father working hard, when I see my mother being so grounded even after having everything, so that teaches you a lot. And just the conviction what they had while in my childhood, they always believed that I'd be somebody, or they wanted best out of, I think, every parent. क्योंकि उन्होंने बचपन से अपने पापा को रोज जल्दी जल्दी नाश्ता करके ऑन टाइम 8 बजे ड्यूटी जाते देखा था। क्योंकि उनके पापा का कहना था कि अगर मैं लेट होता हूँ तो रोज सैकड़ों लोग अपने ऑफिस और दूसरे काम के लिए लेट हो जाएंगे। 2014 में इन्हें अपनी फिल्म गुगली के लिए बेस्ट एक्टर का कन्नड़ा फिल्म का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिलता है और इसी फिल्म के लिए सिमा अवार्ड भी मिलता है। यस की गुगली देखने के बाद ही प्रशांत नील डिसाइड कर लेते हैं कि भाई अगर केजीएफ बनानी है तो उसमें लीड रोल में यस के सिवाय कोई और हो ही नहीं सकता। और ठीक प्रभास की तरह अपने रीजनल इंडस्ट्री में स्टार बनने के बाद 1 साल में धड़ाधड़ फिल्में छापने के बजाय यस ने भी एक बड़ा विजन देखा और वो थी पहली कन्नड़ा पैन इंडिया फिल्म केजीएफ। इस फिल्म के लिए यस ने अपने 2 साल दे दिए। 2016 से 2018 तक इन्होंने प्रशांत नील के साथ खूब खून पसीना बहाया। जब 2018 में यस ने एसआरके की 0 के साथ अपनी फिल्म की डेट अनाउंस की तो सभी ने उन्हें समझाया, उनके वेल विशर्स ने उन्हें समझाया कि इतने बड़े प्रोजेक्ट की लुटिया काहे डुबाने में लगे। लेकिन यस केजीएफ को लेकर इतने कॉन्फिडेंट थे क्योंकि उन्होंने कहा
कहा कि मैं खुद शाहरुख खान का बहुत बड़ा फैन हूँ और मैं जीरो भी देखने जाऊंगा। टाइम्स ऑफ इंडिया के एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग केजीएफ की मेकिंग में उन्हें समझ में आ गया था कि ये फिल्म कुछ बड़ा करने वाली है। एंड 80 करोड़ की ब्लैक एंड व्हाइट केजीएफ ने भाई किस तरह 250 करोड़ का कलेक्शन किया वो तो आप जानते ही होंगे। केजीएफ ने कन्नड़ इंडस्ट्री के लिए पहली बार पैन इंडिया का पोर्टल खोल दिया। उसके बाद 777 चार्ली, कांतारा जैसी फिल्में भी पैन इंडिया पे अपनी पोटेंशियल दिखा पाई। जब प्रशांत नील पहली बार यश से मिलने उनके घर पहुंचे तो उन्होंने यश के बॉडीगार्ड राम को देखा और यश से कहा कि क्यों ना राम को ही केजीएफ का विलन चूज कर लिया जाए। यश भी मान गए और इवन राम को एक्टिंग तक सिखाई। किसी ने भी नहीं सोचा था कि एक नया एक्टर गरोड़ा के रोल में जैसा जान फूकेगा कि लोग थर्रा जाएंगे। और आगे चलकर इंडिया में सलमान भाई की सेरा से भी ज्यादा राम को पहचान मिली और सालार में भी वो एक प्रोमिनेंट रोल में देखने को मिले। इसके बाद जब कांड विद करण के शो पर कंट्रोवर्सी क्वीन रश्मिका आई तो उन्होंने यश को शो ऑफ स्टार बता दिया, जिसके बाद यश फैंस ने इनकी कह के लेनी स्टार्ट कर दी। उन्हें बुरी तरह से ट्रोल भी किया। फिर जाकर इनकी अकल ठिकाने आई और उन्होंने यश और उनके फैंस दोनों से माफी मांगी। जहाँ केजीएफ पहले पार्ट के लिए यश को बॉलीवुड में किसी ने भाव नहीं दिया तो सेकंड पार्ट के लिए बॉलीवुड माफिया करण जौहर ने खुद इनके लिए इवेंट ऑर्गेनाइज किया। कोविड के टाइम पे जब थिएटर्स खाली पड़े थे तब सिर्फ 100 करोड़ की बजट वाली इस फिल्म ने बिना कॉर्पोरेट बुकिंग और डर्टी मार्केटिंग के बावजूद वर्ल्ड वाइड 1250 करोड़ का रियल ऑर्गेनिक कलेक्शन करके इतिहास रच दिया। केजीएफ 2 के लिए यश ने केजीएफ 1 के अकॉर्डिंग 5 टाइम्स से ज्यादा फीस ली। श्रीनिधि जैसे एक्ट्रेसेस को भी केजीएफ के बाद 7 फिल्मों का ऑफर आया, लेकिन यश को देखते हुए उन्होंने सारी फिल्मों को इनकार कर दिया और सिर्फ केजीएफ 2 को समय दिया। केजीएफ 2 के लिए लोग इतने ज्यादा एक्साइटेड थे कि लिटरली मोदी जी से लेटर लिख के डिमांड की गई कि भाई केजीएफ 2 के रिलीज डेट पर नेशनल हॉलिडे होना चाहिए। पब्लिक यही नहीं रुकी, यश के साथ नेपो किड्स को कंपेयर करके उन्हें भी ट्रोल करने लगी। Nepotism, according to me, is not about some actor's son or some producer's son coming into industry. It's not about that. It's about them trying to put others down. केजीएफ 2 के बाद यश के अंदर स्टारडम का घमंड आने के बजाय उनके अंदर और भी ज्यादा हम्बलनेस देखने को मिली। केजीएफ 2 के बाद बेंगलोर के एक इवेंट में यश और बाकी स्टार जब पहुंचे तो वहां पर अप्रोक्स 700 लोग प्रेजेंट होते हैं और वो सारे लोग यश के लिए ही वहां पर गए होते हैं। जब बाकी सारे सेलिब्रिटीज वहां से चले जाते हैं तब भी वो 700 लोग वहां पे प्रेजेंट होते हैं, बिकॉज वो लोग तो अपने बिलव्ड रॉकी भाई को देखने आए होते हैं। इसी को देखते हुए इवेंट ऑर्गेनाइजर यश से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज आप इन लोगों के साथ एक ग्रुप ही ले लीजिए। यश अपने फैंस के ओवरवेलमिंग रिस्पांस को देखते हुए जो करते हैं वो सबको चौंका कर रख देती है। यश कहते हैं कि नहीं, मैं ग्रुप ही नहीं लूंगा, मैं इन 700 लोगों के साथ एक एक करके सेल्फी लूंगा। और ये सिनेमा के हिस्ट्री में शायद ही किसी दूसरे स्टार ने पहले किया था। India's #1 superstar is giving single pics for every guy, every individual. इसी इंसिडेंट की वजह से वो इवेंट 2-3 घंटा लंबा खिंच जाता है, लेकिन यश के फैंस से उनकी बॉन्डिंग और भी बढ़ जाती है। देखो, आप कितने भी मास्क पहन लो लेकिन आपका असली चेहरा कभी ना कभी सामने आ ही जाता है, जैसे कि अनफॉर्चुनेटली रणवीर अलाहाबादिया के साथ भी हुआ। और आज की ऑडियंस आपकी रियल पर्सनैलिटी से ज्यादा आपकी रियल पर्सनैलिटी से कनेक्ट कर पाती है और आपकी रियल पर्सनैलिटी की वजह से ही आपको रिस्पेक्ट भी करती है। जस्ट इमेजिन करो कि यह सक्सेस मिलने के बाद बॉलीवुड के ही कुछ स्टार्स की तरह ऑडियंस को पीटने पाटने लग जाते हैं, उनका फोन तोड़ देते हैं या फिर माँ बहन की गालियां देते, तो आपको लगता है कि उनका स्टारडम इस लेवल का रह पाता? अरे प्रभास की फिल्म में प्रभास से ज्यादा लोग यश के होने के रूमर की वजह से थिएटर पहुंच गए थे। यश ने सिर्फ अपने फैन से कनेक्ट ही नहीं किया बल्कि उन्हें अपना ओनली रिलेटिव तक बता दिया। I believe audience are the only relatives I have. Sweet. Okay, because they are not biased. Yeah. They have supported me. See, like this market also, they have accepted my work. They don't know who I am. In the chapter 1, they never asked me where have you come from, which caste do you belong to, which religion do you belong to, or how much money you have, who is backing you. Nothing. They come into theater, come inside theater, they watch your work. If they like it, then they call you a star. They celebrate you. इसके पीछे भी बहुत बड़ा रीजन है। यश के रिलेटिव कंपेयर टू देम थोड़े अमीर होते हैं और जैसा कि हमारे इंडिया में होता है कि अक्सर हमारे अमीर रिलेटिव्स हमें और हमारे पेरेंट्स को नीचा दिखाने, उनकी बेइज्जती करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते। इसलिए जब यश बेंगलोर जाते हैं तो उनके पेरेंट्स उन्हें स्ट्रिक्टली समझाते हैं कि भैया किसी भी रिलेटिव के यहाँ मत चले जाना। इसलिए जब यश स्टार बनते हैं तो वो अपने किसी भी रिलेटिव से कोई कनेक्शन नहीं रखते, क्योंकि सीधी सी बात है कि जो अपने स्ट्रगल डेज में आपके साथ खड़ा है वही आपका असली रिलेटिव है। जिस तरह बॉलीवुड में एक टाइम पर हीरो के स्टाइल को लोग ब्लाइंडली फॉलो करते थे, ये कल्चर कहीं ना कहीं ऑब्सोलेट हो चुका था। लेकिन रॉकी भाव के ग्रे कैरेक्टर से यूथ इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं कि एक टाइम पे बियर्ड रखने वालों को गुंडा मवाली समझा जाता था, वही इस फिल्म के बाद बियर्ड और लंबे बाल एक ट्रेंड बन जाते हैं। और जहाँ बाकी स्टार्स की एक फिल्म में क्या हिट हो जाए वो 40-50 इंटरव्यू दे देते हैं, वहीं यश की फिलॉसफी थोड़ी सी अलग है। इसी के बारे में जब फेमस क्रिटिक अनुपमा चोपड़ा जी उनसे पूछती है तो यश बड़े ही कैंडिड और क्लोज एंडेड आंसर देते हैं। After this massive blockbuster, you didn't give 30 interviews, okay? You didn't post creatives talking about box office, which is a very unique way to approach stardom.
Why have you chosen this? It's a saying, if you're a king, if you're telling you're a king, then you're not a king. हाँ, तो अब यस के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स पे भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि क्या यस अपनी अपकमिंग लाइनअप से केजीएफ से भी बड़ा नंबर पोस्ट कर पाएंगे, जिसमें नंबर 1 पर है टॉक्सिक। गैंगस्टर ड्रामा बेस्ड इस फिल्म का टीजर ऑलरेडी भौकाल मचा चुका है। इसके डायरेक्टर है गीतू मोहनदास, जिन्होंने लायर्स डाइज और मूथोन जैसी फिल्में बनाई थी। इस फिल्म को यस की अगली 1000 करोड़ के क्लब में शामिल होने वाली फिल्म बताया जा रहा है। फिल्म में 400 इंडियन एक्टर, 300 फॉरेन एक्टर साथ में काम कर रहे हैं। भाई 20 एकड़ की तो सेट बनाई गई है, जिसके लिए पेड़ भी काट दिए गए थे और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों ने इन पे केस भी ठोक दिया था। इसी वजह से फिल्म डिलेड भी हुई थी। नयनतारा और कियारा इस फिल्म में होने वाली है और रूमर्स ऐसे हैं कि नयनतारा यस की बहन की कैरेक्टर प्ले करेगी, जो कि पहले करीना कपूर को ऑफर हुई थी। अब कई मूवी रिव्यूअर्स इस फिल्म को लेकर एक्सट्रीमली पॉजिटिव हैं, तो कई लोग नेगेटिव भी है। उनका कहना है कि यस ने जिस लेवल की एक्सपेक्टेशन सेट कर दी है, अगर वो डिलीवर नहीं कर पाए तो प्रभास की तरह उन्हें भी 2-3 फ्लॉप्स या डिजास्टर का सामना करना पड़ सकता है। बट अब खुद ही लॉजिक लगा के देखो कि श्रीनिधि को KGF 1 के बाद अगर 7 फिल्में ऑफर हो सकती हैं, तो KGF 2 जैसी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर देने के बाद यस को कितनी फिल्में ऑफर हुई होंगी, और उन सारी फिल्मों में से उन्होंने टॉक्सिक को चेरी पिक किया। मतलब कुछ तो बात है इस फिल्म में। ऊपर से फिल्म की टैगलाइन भी बड़ी ही विचित्र है, एज फेरी टेल ऑफ ग्रोन अप्स। And what does toxic or fairy tale for adults mean? You know, you have fairy tale for kids. Nobody's making fairy tale for grown-ups. So we just thought we'd make a fairy tale for grown-ups. Who came up with this tagline? I think I came up with it. Yeah. फिल्म वैसे तो आने वाली थी 10 अप्रैल 2025 को, लेकिन अनिश्चित काल के लिए अभी से पोस्टपोन कर दिया गया और मेकर्स नेक्स्ट डेट अक्टूबर से दिसंबर के बीच ढूंढ रहे हैं। सेकंड नंबर पे आती है रामायण पार्ट 1। जब इस फिल्म की अनाउंसमेंट हुई थी तो इस फिल्म में रणवीर है श्रीराम और यश को एज अ रावण प्ले करेंगे। तभी से ऑडियंस गले फाड़ फाड़ के चिल्लाने लगी थी कि मेकर्स ने फिल्म का भांग भरोसा कर दिया, क्योंकि सब यश को एज अ श्रीराम देखना चाहते थे। लेकिन उल्टा यश ने ये कन्फेस किया कि उन्होंने जानबूझकर रावण का कैरेक्टर ही चूज किया। Also, of course, want to talk about Ramayana. Casting you as Ravan for me is just a masterstroke. Can you tell us how it happened? See, I wouldn't have done it for any other reason. In Ramayana, if you had asked me, would you play any other character? Probably not. For me, Ravana is the most exciting character to play as an actor. इस फिल्म में रणवीर कपूर अपना पार्ट शूट कर चुके हैं। अब अक्षय बीच पे यश की शूटिंग होने वाली है, जिसमें रियल लोकेशन और ग्रीन स्किन पे हाई एंड VFX का यूज किया जाएगा, जिसके लिए रणवीर की कोई जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि ये श्रीराम रावण का कोई फेस ऑफ सीन नहीं होने वाला। अगर विकी पे कास्ट चेक करोगे तो पता चलेगा कि रणवीर श्रीराम और परशुराम दोनों अवतार प्ले करेंगे। इसके अलावा यश एज रावण, साई पल्लवी एज माता सीता, बिग बी एज जटायु, अरुण गोविल जी एज दशरथ और सनी देओल एज हनुमान जी। इसके अलावा रकुल प्रीत, लारा दत्ता, मतलब सोशल मीडिया एप्स के टर्म्स एंड कंडीशन से भी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड स्टार कास्ट होने वाली है इस फिल्म की। 835 करोड़ जैसा मैसिव बजट है। ऐसे में मेकर्स 2025 के अप्रैल एंड तक शूटिंग निपटा लेना चाहते हैं, और जैसा कि ये एक हाई एंड VFX वाली फिल्म होने वाली है, तो मेकर्स का प्री प्रोडक्शन में काफी टाइम जाने वाला है। इसलिए इसे 2026 के दिवाली पे लाया जाए, क्योंकि मेकर्स आदि पुरुष वाली गलती से सीख ले चुके हैं। नंबर 3 पे है द मोस्ट अवेटेड फिल्म KGF चैप्टर 3। प्रशांत नील ने खुद कहा था कि मैं रहूं या ना रहूं, KGF 3 तो जरूर आएगी, और फिल्म में यश तो होंगे। इस बार फिल्म की स्टोरी 1978 से 1981 की होगी, और हमें दिखाया जाएगा कि इंडियन ओशन में डूबने के बाद रॉकी भाई कहाँ थे। KGF 3 will happen. KGF 3 is also a script that was already written. Otherwise, we wouldn't put it in part 2. But in the end of part 2, that we were making KGF 3. It's just that we have to align again. और जैसा कि यश और प्रभास के फैन सालों से दोनों को साथ में स्क्रीन शेयर करते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन यश ने इस स्पेकुलेशन पर नो कह दिया है। बट किसे पता रॉकी भाई ना सही सालार 2 में किसी और ही कैरेक्टर में यश देखने को मिल जाए। तो भाई आज के लिए इतना ही। ऐसी वीडियो बनाने में फटके 74 हो जाती है, तो लाइक मारो, और वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों में प्रसाद की तरह बांटो। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।